हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखिए हमारे पास एमसीक्यूज है रिलेटेड टू बानी फेस्टिवल। अब ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है फेस्टिवल, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि अक्टूबर मंथ में आपने इसके बारे में न्यूज़ देखी होंगी कि जब ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था तब काफ़ी लोगों की जो है वहाँ पर डेथ भी हुई थी। तब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब आपसे स्टेट्स पूछ ली गई हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड, और हमें बताना है बानी फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा अगर हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं जी। तो देखिए ये जो बानी फेस्टिवल है ये हिस्टोरिकली एसोसिएटेड है विद दी विजयनगर एम्पायर। तो अब विजयनगर एम्पायर हम सब पढ़ चुके हैं। विजयनगर एम्पायर दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर, उनके ऊपर जो है बहमनी किंगडम। तो कुछ स्टेट्स जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी स्टेट्स में ये बानी फेस्टिवल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नीचे मिलेगा हमें विजयनगर एम्पायर और इनके ऊपर मिलेगा हमें बहमनी किंगडम भी मिलेगा। तो विजयनगर एम्पायर अगर बिल्कुल नीचे है तो स्टेट्स लाइक उड़ीसा नहीं हो सकती, झारखंड इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश इज द स्टेट जहाँ पर जो है बानी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था, तो हमें इस वजह से इसे बारे में थोड़ा सा जानना होगा। सो आंसर विल बी ए आंध्र प्रदेश जी। तो आंसर है यहाँ पर हमारे पास ए आंध्र प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसके ऊपर स्टार भी लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंडेक्स, और ये इंडेक्स जब भी हर साल अगर देखेंगे तो एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है रिलेटेड टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। अक्टूबर में ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो है रेटिंग्स आउट की गई थी, तो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में कंट्रोवर्सी भी इकट्ठी हुई थी कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी अच्छी नहीं थी, रैंकिंग अच्छी नहीं थी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, इंडिया इज रैंक्ड एट 111th। तो 111th रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 125 कंट्रीज। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड एक जर्मन एनजीओ है जिनका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है बेलारूस टॉप द इंडेक्स जी। और हमसे पूछी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं इनकरेक्ट। चलिए तो देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज रिलीज्ड बाय आयरिश एनजीओ जिनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन एनजीओ है जिनका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है बिल्कुल करेक्ट। देन इंडिया में कंट्रोवर्सी की हुई थी क्योंकि हमारी यहाँ पर जो है रैंक बहुत नीचे आई थी। तो हमारी रैंक कितनी आई है 2023 में? बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमारी 125 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक जो थी 111th रैंक थी। नेक्स्ट टॉप के ऊपर कौन सी कंट्रीज थी? तो टॉप के ऊपर कंट्रीज में एक मिल जाएगी आपको बेलारूस, और भी काफ़ी कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल चिली। इनके अलावा और भी कंट्रीज हैं लाइक चाइना, ये टॉप पर थी, जबकि इंडिया की रैंक जो है 111th है। नेक्स्ट जब ये कंट्रोवर्सी हुई तब हम यहाँ पर कंट्रोवर्सी में हमें थोड़ा सा और भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के बारे में तरफ से ये बोला जा रहा था कि ये जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुआ था। तो हमें ये जो टोटल 4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है जिसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा तो ये होगा अंडर नरिशमेंट। याद रखिएगा अंडर नरिशमेंट जो है हमारा पहला। सेकंड आ जाएगा चाइल्ड स्टंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड स्टंटिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास चाइल्ड वेस्टिंग, और लास्ट हमारे पास जो पैरामीटर जो आपको याद होना चाहिए वो होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये चारों के चारों जो हैं आपको पता होने चाहिए। याद रखिएगा ये 4 पैरामीटर्स इनके ऊपर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इनकरेक्ट इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, हेंस आंसर विल बी डी आंसर। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट जी। तो इसी वजह से आंसर आ जाएगा हमारा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो आप कह सकते हैं एक मैकेनिज्म जिनसे हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग कर सकते हैं।
अभी सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है सिर्फ वही पार्टीज रिसीव कर सकती हैं जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। रजिस्टर्ड पार्टीज मीन्स जो इन्होंने लास्ट जो इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन में 1% मिनिमम वोट उनके पास हो, वो रजिस्टर्ड पार्टीज में उन्हें काउंट किया जाता है। चलिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट, ओनली इंडियन सिटीजन्स एंड एंटिटीज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया कैन परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोई बाहर से जो है फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए या तो इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा या फिर जो एंटिटीज एस्टेब्लिश्ड है इंडिया में वो परचेज कर सकती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नेक्स्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वैलिड फॉर 15 डेज ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड भी हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस भी पार्टी के लिए इशू किए गए होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज के लिए वैलिड रहते हैं। 15 डेज में ही उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को उस इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करवाना ही पड़ेगा। और अगर 15 डेज तक वो इनकैश नहीं करवाएंगे सो ये जो अमाउंट होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की वो ऑटोमेटिकली जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दी जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट, ओनली एसबीआई इज ऑथराइज्ड फॉर द इश्यूज ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड। कोई और बैंक नहीं है जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बाई किए जाए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सिर्फ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस जो हैं उन्हीं से ही आप क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं और किसी भी बैंक से, प्राइवेट बैंक से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय नहीं कर सकते। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तीनों की तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो हेंस आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टूडेंट से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द अपार आईडी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपार आईडी। अभी अपार आईडी क्यों, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपार आईडी मीन्स स्टूडेंट्स का आधार कार्ड। तो जैसे हम सबके जो है इंडियन सिटीजन्स के आधार कार्ड बने हुए हैं, एक हमारा पहचान पत्र है, वैसे स्टूडेंट्स का एक पहचान पत्र। एक स्टूडेंट्स को क्या दी जाएगी, अलग से जो है यूनिक 12 डिजिट आईडी दी जाएगी। ठीक है जी। इस आईडी में जब भी स्टूडेंट जो है प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की एजुकेशन, वो टोटल रिकॉर्ड एक आईडी से ही आप जो है गैदर कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर अपार आईडी आप उन्हें क्या कर सकते हैं, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट एक क्लास से दूसरे सेक्शन में, दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, सो उन्होंने कुछ नहीं करना और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है उसकी, कितने पीछे मार्क्स आ रहे थे, कितने नहीं मार्क्स आ रहे थे, कौन से स्कूल में पढ़ा, कौन से स्कूल में नहीं पढ़ा, ये सब आप सिर्फ एक अपार आईडी से ही जो है इजीली क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन जी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, 12 डिजिट आईडी है ये। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इट विल डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्रेडिट स्कोर्स, सर्टिफिकेट्स एंड अदर एकेडमिक डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट भी। तो स्टूडेंट्स का एक आधार कार्ड की तरह आप इसे समझ सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का क्लियर कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक्स में क्लास में कितने नंबर आए, देन क्रेडिट स्कोर्स के अलावा कुछ और भी कुछ आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इन्हें क्या किया जा सकता है, आपकी अपार आईडी में ऐड ऑन कर दी जाएंगे। आप एनसीसी में हो, एनएसएस में हो, कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वहाँ से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ आपने गेन किया, वो सब जो है जितना भी वर्क एक्सपीरियंस आपकी अपार आईडी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके साथ जो है जुड़ जाएगा। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उस स्टूडेंट से रिलेटेड एजुकेशन की जो भी उसका बैकग्राउंड था वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो ये होगा हमारी अपार आईडी। तो हमसे देखिए पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, हेंस आंसर विल बी डी आंसर। नीदर वन नॉर टू ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ एंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू शास्त्र रामानुजन अवार्ड, शास्त्र रामानुजन प्राइज 2023। तो पहले आप सबको पता होना चाहिए कि रामानुजन प्राइज किन्हें दिया जाएगा। तो उन लोगों को दिया जाता है, तो किससे रिलेटेड है सब्जेक्ट, कौन से, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। तो वो स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर प्रोफेसर्स हो जाएंगे। तो इट रिकॉग्नाइजेज द मैथमेटिशियंस अंडर द एज ऑफ 32। बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल जो यंग मैथमेटिशियंस होते हैं उनके लिए अवार्ड है शास्त्र रामानुजन प्राइज। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में ये प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और 2023 का जो प्राइज है रामानुजन प्राइज वो किन्हें मिला, तो ये मिला रुइक ज़ैंग को जो है अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इंडिया का प्राइज है। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ देखिए, नो इंडियन हैज एवर वॉन दिस अवार्ड। ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल जो इनसे पहले 2022 का भी जो हमारे पास अवार्ड थे वो दिया गया था मंजूल भार्गव को मिला था।
तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि किसी भी इंडियन को आज तक ये अवार्ड नहीं मिला। उससे पहले भी जो है अलग अलग इंडियंस जो है, अक्षय वेंकटेश, उन्हें भी ये प्राइज जो है रामानुजन प्राइज जो है वो दिया गया। अपने याद रखना कि एक प्राइज किनसे रिलेटेड है, यंग मैथमेटिशियंस को, यंग कौन सी एज तक के, अंडर द एज ऑफ 32। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंडर द एज ऑफ 32 के ही जो मैथमेटिशियंस है उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी इंडियन को ये अवार्ड अभी तक नहीं मिला। तो चूज द करेक्ट कोड, so only 1 and 2 statement is correct, hence answer will be A option। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन साइंस से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैलिप्सो मिशन। अब ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ की न्यूज़ में हमने देखा था कि कैलिप्सो मिशन जो है उसे अब क्या किया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है, बंद किया जा रहा था, ठीक है जी, तो उसे बंद किया जा रहा था। अब ये था क्या मिशन, सो इट वाज अ जॉइंट मिशन ऑफ नासा एंड फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है जिनका नाम है CNES। तो अमेरिका और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसीज हैं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, जैसे इंडिया की इसरो वैसे अमेरिका की नासा, सिमिलरली फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES, दोनों ने ही मिलकर, नासा ने और CNES ने जो मिलकर एक मिशन लॉन्च किया था, कैलिप्सो मिशन। और ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, 2003 में लॉन्च किया गया था। तो अभी इनके कंप्लीट हो चुके थे 20 ईयर्स खत्म होने के बाद जो इनका पीरियड था पूरे का पूरा मिशन का वो कंप्लीट हो चुका था, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो इस मिशन को अब जो है वो बंद करने की बात की जा रही थी, ये न्यूज़ में चल रहा था, ये कंटेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो चुकी है। सेकंड स्टेटमेंट, द मिशन वाज सेंट टू एनालाइज क्लाइमेट, वेदर एंड एयर क्वालिटी ऑफ द अर्थ। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था इस मिशन में सैटेलाइट्स यूज़ किए गए थे, ठीक है जी। इसके अलावा लिडार जो टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ की गई थी। तो इससे अर्थ की क्लाइमेट, अर्थ के वेदर एंड अर्थ की एयर क्वालिटी जो है वो एनालाइज की जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2023। नो, लॉन्च नहीं किया गया, ये तो अब खत्म कर दिया गया, ये तो बंद कर दिया गया, ठीक है जी। इट इज क्लोज्ड इन 2023, अक्टूबर 2023। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट स्टेटमेंट है, इसी वजह से आंसर भी हमारा होगा ए ऑप्शन। 1 and 2 ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑपरेशन कच्छप। अब कच्छप कछुए से आप याद कर सकते हैं जी। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑपरेशन कच्छप जी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Second statement, the mission was conducted to protect environment and combat illegal wildlife trafficking of the turtles। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से ऐसा भी कुछ नहीं था। ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन था ये DRI की तरफ से जो है वो किया गया था, डायरेक्टोरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनकी तरफ से पूरा का पूरा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन कच्छप, जिसमें टर्टल्स जो हैं, टर्टल्स जिनकी इलीगल ट्रैफिकिंग की जा रही है, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है टर्टल्स की एज ए पेट, तो जो छोटे छोटे टर्टल्स होते हैं उनकी जो है इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है। तो इसे रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट सच टर्टल्स, तो क्या किया जाएगा, तो ये मिशन जो है ऑपरेशन कच्छप जो था वो लॉन्च किया गया था बाय दी DRI, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी जो है वो लॉन्च नहीं किया गया था। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी हमसे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हेंस फर्स्ट इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर विल बी ए आंसर, ओनली 1 इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अ हेल्प प्रोग्राम। अब देखिए, अब सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, अ हेल्प क्वेश्चन, अ हेल्प प्रोग्राम। A help program is launched by which of the following department? तो कौन से डिपार्टमेंट से, इजी आंसर है इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया था, तो ये झारखंड में लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम। इससे रिलेटेड है ये प्रोग्राम, तो इसमें विमेंस जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज की जाएगी, विमेंस को एक एक्रीक्रेटिक जो है एजेंट की तरह यूज किया जाएगा, और उनसे जो एनिमल हस्बेंड्री के बीच में आप कह सकते हैं काउज बफेलोज के बीच में जो वायरल डिजीजेज होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, प्लस एक प्रॉपर ब्रीडिंग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं जो काफ़ी जल्दी जो है एनिमल हस्बेंड्री में आपको देखने को मिलेगी, जिनकी वजह से लाइफ स्टॉक की डेथ हो जाएगी। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए पूरे का पूरा प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की तरफ से लॉन्च किया गया। अभी इसका इनिशियल फेज जो है वो झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा जी। सो हेंस आंसर विल बी ए, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की तरफ से प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, अ हेल्प प्रोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डिफेंस से रिलेटेड, और डिफेंस से क्वेश्चन है रिलेटेड टू INS इम्फॉल। अभी रिसेंटली जो है INS इम्फॉल को जो है इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी में। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। स्टेटमेंट, सबसे पहली स्टेटमेंट, इट इज इंडिजीनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 15B। बिल्कुल करेक्ट है। 15B अंडर प्रोजेक्ट की जो से क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इंडिजीनियसली बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, इट इज द फर्स्ट वॉरशिप विद अकोमोडेशन ऑफ वीमेन ऑफिसर्स एंड सेलर्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और किन की तरफ से ये बनाई गई है INS इम्फॉल, तो ये बनाई गई है MDL की तरफ से, मैगज़न डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ये बनाई गई है। तो हमसे देखिए क्वेश्चन भी ऐसे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हेंस आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। डिफेंस वाले क्वेश्चन जो MCQs होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, उसमें ज़्यादा कुछ आप डीप में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी जो है फैक्ट्स ही फैक्ट्स मिलेंगे, तो उन्हें फैक्ट्स को जल्दी जल्दी हमने क्या करना है, रिवाइज करना है जी। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विस। इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिर से जो है एक बार फेरी सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है। अब वर्ड ध्यान रखिएगा, मैंने बोला फिर से, क्योंकि हमने 1982 के अराउंड जो है ऐसी पहले भी फेरीज जो है ऐसे प्रोग्राम इंडिया और श्रीलंका के बीच में थे, लेकिन इन श्रीलंका में जो सिविल वॉर थी उसकी वजह से हमारे जो है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ऐसे जो प्रोग्राम्स थे जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विसेज जो थी वो टोटली कोलैप्स हो चुकी थी, बंद कर दी गई थी जी। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फेरी सर्विस इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इट कनेक्ट्स नागापट्टनम इन इंडिया विद द कानकेसूत्रिया इन दी श्रीलंका। बिल्कुल करेक्ट है। नागापट्टनम कौन सी स्टेट में, तो ये मिल जाएगा हमें तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कोस्ट से सीधा ही जो है एक फेरी चलेगी और श्रीलंका पहुंचेगी कहाँ पर, कांके साथुरिया में जी। इट इज नेम्ड एज दी चेरियापानी। बिल्कुल करेक्ट है, चेरियापानी ही इसका नाम भी है। देन देखिए, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। याद रखिएगा इससे पहले ये फर्स्ट नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये फर्स्ट इंडिया और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस है, आंसर इज नो। इससे पहले 1982 के टाइम पीरियड में ऐसा कुछ हो चुका है। फॉर एग्जांपल तब हमने एक शुरू की थी वोट मेल के नाम से, ठीक है जी। तो ऐसी चीजें पहले भी चलती हैं। पहले इंडिया और श्रीलंका तो चलिए अब नाम लिखा जाता है, लेकिन हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसका नाम एज ए सिलोन। तो इंडिया सिलोन बोट सर्विसेज भी पहले चल चुकी हैं, तो ये फर्स्ट नहीं है, इससे पहले हो चुकी हैं। तो इसी वजह से इसे थोड़ा सा ध्यान में भी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े से ट्रिकी भी कई बार आ जाते हैं। तो इसी वजह से आंसर होगा हमारा बोथ 1 and 2, आंसर विल बी सी जी। तो ये थे हमारे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. That's our experience. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains, and now interview.